महाभारत का एक श्लोक है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। I know what is the right thing to do, but I can't follow it. And I know what is the wrong thing to do, but I can't stay away from it. नीलेश भाई, शेयर बाजार जुए का अड्डा है। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिख दिया शेयर बाजार बंद कर दे, ये कैसीनो नहीं चलना चाहिए। मुझे पता नहीं चला कि अगर आपको शेयर बाजार जुएबाजी लगती थी तो आप आए क्यों। कहते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के दो रास्ते, एक नेपाल से, दूसरा चाइना से। चाइना वाला रास्ता दुर्गम है, नेपाल वाला रास्ता कठिन जरूर है बट दुर्गम नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह है। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोमैटिक टॉक शो में। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो सिर्फ म्यूचुअल फंड के नहीं, भारत के इकोनॉमिक थिंकिंग के भी स्टॉलवर्ट हैं। अगर मार्केट्स एक क्रिकेट मैच है तो ये चीफ सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं और मैच विनर इन्वेस्टर भी। इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इतनी सिंपल है कि एक स्कूल का बच्चा भी इनको समझ सकता है और इतनी डीप है कि ग्लोबल इकोनॉमिस्ट भी सुन के सोच में पड़ जाते हैं। ही इज नन अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉइस ऑन टेलीविजन, इन गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल्स एंड इन इन्वेस्टर हार्ट्स अक्रॉस द कंट्री। आई एम श्योर आपने उन्हें सीएनबीसी पर देखा होगा और उनके विटी वन लाइनर्स सुने होंगे और उनका काम डिमीनियर भी फील किया होगा। बट आज हम उनका एक डिफरेंट साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं। सिर्फ फाइनेंस नहीं, लाइफ के उस फिलॉसफी को भी समझेंगे जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर को अनकॉमन रिटर्न्स दे सकती है। सो गाइस, प्लीज वेलकम द मैन हु मेक्स सेंस ऑफ द मार्केट्स लाइक नोबडी एल्स, मिस्टर नीलेश शाह। वेलकम टू आवर शो सर। Thank you so much sir for being part of our show. I am getting a bit of goosebumps कि I am hosting somebody like नीलेश sir. एंड आज मैं सर के साथ में बहुत पर्सनल बातें करूंगा। द टॉपिक दैट वी हैव केप्ट फॉर टुडे इज फॉर द कॉमन मैन। सर, एक आम निवेशक जिनके साथ में क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए, सर आज मैं उनको लेकर बात करूंगा। मैंने सोचा कि सर से मैं क्या पूछूं, कि क्या मैं सर से मार्केट्स को लेकर बात करूं कि अभी कहां पैसे लगाने चाहिए। मैंने कहा कि सर आज हम बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे कि सर, इन्वेस्टिंग एक यात्रा है, मगर हर यात्रा में कुछ कांटा लगा टाइप मोमेंट्स होते हैं। आपके हिसाब से सर वो कौन से 3 मोड़ हैं जहां पर एक इन्वेस्टर बहुत बार फिसल जाते हैं? एक है ना, कहावत है हितेश भाई की, वेल बिगिन इज हाफ डन। लोग पहले पड़ाव पे ही गलती कर देते हैं। हमारे संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसा हाथ का मैल है। बट जो वॉरेन बफेट जी ने कहा पैसों के बारे में, वो मैं दोहराना चाहूंगा। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पैसों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब बोलने से पहले पैसा बना लेना चाहिए। तो एक आम निवेशक की पहली गलती है कि वह पैसों को महत्वता नहीं देता। हमारी संस्कृति में माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। करेक्ट। दूसरी गलती है कि हमने सभी ने सुना है बूंद बूंद से सागर बनता है। राइट सर। लेकिन बूंद बूंद पे कोई ध्यान नहीं देता। लोग जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते। भगवान हमें इतनी अच्छी बारिश देता और फिर भी हम देखते हैं कि हमारे गांव शहर में पानी की समस्या है, बिकॉज हम उस पानी को बहने देते हैं। सेविंग्स में भी वैसा ही है। सेविंग्स तो कर लेते हैं बट फिर निवेश करने में गलती कर देते हैं। कोई पॉन्जी स्कीम में निवेश कर देता है बिकॉज आपके किसी रिलेटिव ने कहा
2% रिटर्न मिलेगा। कोई क्रिप्टो की गाड़ी में चढ़ जाता है बिकॉज किसी ने बोला ओ इसमें बहुत पैसा बनेगा। सेबी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स पैसा खोते हैं एफएनओ ट्रेडिंग में, बट हर 10 आदमी को लगता है कि वो तो 1 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 नहीं है। तो हम बूंद बूंद से सागर बनने में विश्वास नहीं करते। हमें हर बॉल पे चौके छक्के मारने की आदत पड़ गई है। बट आप ये सोचिए, सचिन तेंदुलकर साहब जैसी प्रतिभा या कमिटमेंट या डिसिप्लिन तो किसी क्रिकेटर में शायद नहीं था। क्या उन्होंने हर बॉल पे चौके छक्के मारे? इनफैक्ट जितने ज़्यादा बॉल पे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनके रन बनाने वाले बॉल से भी ज़्यादा। करेक्ट। तो ये बूंद बूंद से सागर बनता है, उस पर विश्वास करिए। हर बॉल पे चौके छक्के मार के मैच जीतने की उम्मीद मत करिए। T20 में भी लोग ये नहीं करते, आप टेस्ट मैच में कैसे करेंगे? और तीसरी चीज एक संतुलन की है। हमें सब कुछ पता है, लेकिन संतुलन बनाना मुश्किल है। जब मार्केट भागता है हम लालची बन जाते हैं, जब पड़ोस में किसी का पैसा बनता है हम लालची बन जाते हैं, जब मार्केट गिरता है हम भयभीत हो जाते हैं। ये लालच और भय के बीच का संतुलन अगर आदमी रख दे, हर बॉल पे चौके छक्के मारने की ख्वाहिश छोड़ दे और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का संतुलन रख के पूजन करे, तो मेरे हिसाब से उसकी निवेश की गाड़ी सही चलेगी। राइट सर, आई थिंक इतने बढ़िया से सर आपने समझाया। लेकिन अभी सर आपने जो लास्ट बात बोली, मैं वहीं से आपको सर पकड़ता हूँ कि सर आपने कहा कि जब दोस्त आपका पैसा बनाता है और वहां पर आप लालच कर जाते हो। सर आज का जमाना एक ऐसा जमाना है जहां लोग मेजरली इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब पे किसी बाबा जी का ज्ञान सुन रहे हैं, और वहां तो हर दूसरा बंदा सर कोई ना कोई मल्टी बैगर आइडिया लेके बैठा है और आप उस एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करते हो। एंड देन जब आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो में रेड दिखता है तब आपका मन डगमगा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर, इमोशनल सिचुएशन में एक क्लाइंट को क्या करना चाहिए? एक हमेशा याद रखिए, आपके माता पिता को छोड़ के और किसी को आपकी तरक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हितेश भाई आपके साथ बैठ के ये ज्ञान बांट रहा हूँ बिकॉज मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका पैसा म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड में निवेश करने को मिलेगा। मेरा भी एक सेल्फिश इंटरेस्ट है ये बात करने में। सेकंड चीज, आप ये समझिए कि जो बंदा आपको मल्टी बैगर आइडिया दे रहा है, अगर उसे अपने आइडिया पे विश्वास होता तो खुद निवेश करता, दूसरों को क्यों बताता? बाजार से पैसे लेके वो निवेश करता। जब वो आपको बता रहा है तब ये मानना जरूरी है कि भाई उसे खुद को कुछ पता नहीं, इसलिए तो आपको बता रहा है, नहीं तो खुद निवेश करता। थर्ड थिंग, आप ये देखिए ना कि कितने लोग हैं जो रातों रात लखपति बन गए, अमीर बन गए। आज स्टॉक क्या है? वो एक पार्टनरशिप है। आप जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीदते हैं, आप मुकेश अंबानी के माइनर पार्टनर बनते हैं। बहुत छोटे से पार्टनर, बट आपकी पार्टनरशिप उनसे होती है। अब क्या रातों रात ताजमहल खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसे बनाने में समय लगेगा। तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको रातों रात कैसे पैसे मिल सकते हैं? जैसे एक आप अच्छे आदमी से पार्टनरशिप करके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही अच्छी कंपनी के शेयर खरीद के आपकी वेल्थ खड़ी कर सकते हैं। मल्टी बैगर का ये एक ही आसान फॉर्मूला है। राइट, परफेक्टली सेड सर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव मेट, नीलेश सर इज एक्चुअली पैशनेट अबाउट क्रिकेट। जब भी सर का कुछ भी डायलॉग हम सुनते हैं तो क्रिकेट की बात कहीं ना कहीं घूम फिर के आई जाती है। तो आज सर मैं बात करता हूँ, अभी परसों जो मैच खत्म हुआ एंड अफसोस हम हार गए, लेकिन जिस तरह का फाइट देखने को मिला, दैट वुड हैव लेफ्ट मेमोरीज इन मेनी पीपल्स माइंड। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सर अगर मार्केट एक टेस्ट मैच है तो कब ड्राइव लगाना चाहिए, कब बॉल को लीव करना चाहिए और कब धोनी टाइप छक्का मारना चाहिए? सर इसके ऊपर में इतनी कुछ राय दें। सो हितेश भाई, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी सनी देओल की।
उस फिल्म में एक जवान बोलता है कि हम मर जाएंगे, और तो सनी देओल उसे रोक के कहता है कि मरने की बात मत करना, करेक्ट। हमें जिंदा रह के ये युद्ध जीतना है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ वैसा ही है। अगर जिंदा रहे तो कमाने के मौके मिलते रहेंगे। राइट। अगर आप निवेश को टेस्ट क्रिकेट की तरह देखें तो पहला नियम है विकेट बचाने का। सर सलामत तो पगड़िया बहुत। अगर मैं पिच पे खड़ा हूं तो आज नहीं तो कल मुझे मौका मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले विकेट कभी नहीं खोना चाहिए। यॉर्कर बॉल आया, कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, विकेट बचा लो। दूसरा, जो सुनील गावस्कर भारत के सबसे महान ओपनिंग बैट्समैन में उनका नाम होता है, वो जब खेलने की शुरुआत करते थे तो वी में खेलते थे, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट बैट। कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं। जब उनकी आंखें जम जाती थी, जब उन्हें पता चल जाता ये पिच कैसे बिहेव कर रही है, तो फिर वो बाकी सारे शॉट्स खेलना चालू करते थे। अब वो तो इतने प्रतिभाशाली थे कि पहले बॉल से ही मार सकते थे, बट फिर भी आंख जमाते थे। आप भी निवेश की जगत में जब कदम उठाए तो धीरे धीरे शुरुआत करिए। पहले वी में खेलिए, मिड ऑन से मिड ऑन। डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है। फिर जाके आप सेक्टर थीमेटिक फंड में जाइए, फिर जाके स्टॉक में जाइए, फिर जाके क्रिप्टो में जाना है तो जाइए। ये सारे शौक पहले वी में खेलने के बाद, नजर जमाने के बाद करिए। तीसरी चीज, अगर रन बनाने हैं तो हाफ वॉली पे बल्ला घुमाने का रिस्क लेना पड़ेगा। हाफ वॉली मिलती है, एक दो रन से खुश मत होना, तब बल्ला घुमा देना। कभी कभी हाफ वॉली पे चौका छक्का लगने की जगह पे विकेट भी गिर सकती है, बट कोई बात नहीं, दूसरी इनिंग है। हाफ वॉली मिले तो छक्का मारना, यॉर्कर आए तो विकेट बचाना। इस प्रकार से आप अपनी इनिंग को पेश करेंगे, अनडाउटेबली मैच आपकी जेब में होगा। वाह सर, सुन के मजा आ गया ये बात। आई एम श्योर बहुत लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सर अभी ना इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, फेमस है दी फायर मूवमेंट, जहां पर लोग कहते हैं कि यार 30 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, गोवा शिफ्ट हो जाते हैं, चिल करते हैं। लेकिन सर इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि बेटा अभी काम कर लो, अभी और काम कर लो। आप इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं, दैट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली? हितेश भाई, इसमें तो टुंडेर टुंडेर मतिर भिन्ना। आपका व्यू अलग होगा, मेरा व्यू अलग होगा। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल में हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। मेरे लिए वो सही है। मेरी बेटी शायद फायर मूवमेंट में होगी कि नहीं भाई, मुझे और कुछ करना है लाइफ में। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपनाइए और उसके अनुसार निवेश करिए। गोवा में जाके चिल करना है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि 10 साल चिल करने के बाद वापस नौकरी करने की जरूरत पड़े। निवेश सही तरीके से करना ताकि आप पूरी जिंदगी गोवा में चिल कर सके। आपको पता है हितेश भाई, मिड 90s में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आई थी बैंकों में। तो बहुत सारे लोगों ने वीआरएस ले लिया, 40-50 लाख रुपए मिले, जो उस जमाने में काफी बहुत होते थे। और कुछ लोगों ने वो पैसे 16% वाले डिबेंचर में लगा दिए। उस समय आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई 16% के डिबेंचर इश्यू करते थे। वो 25-25 साल की मेच्योरिटी के थे, पर उसमें पुट और कॉल ऑप्शन 5 साल पे था। 50 लाख पे 16% 8 लाख होता है। टैक्स करने के बाद भी काफी पैसा बचता था। 5 साल के बाद ब्याज की दरें हो गई थी 7-8%। करेक्ट। डिबेंचर पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया। अब 50 लाख पे आपको मिलने लगे 4 लाख रुपए। उसके ऊपर टैक्स भी कटता था और महंगाई बढ़ गई थी। मैंने ऐसे कई बैंक अफसर देखे हैं जिन्होंने 45-50 साल में वीआरएस ले ली और 60 साल पे
वापस नौकरी की बाजार में आ गए। तो निवेश को हमेशा याद रखना, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे फिर काम करते करते आखिरी सांस लेनी है या फिर रिटायर होके चिल करना है। राइट सर। अभी सर देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इनिंग्स चालू कर लेते हैं लेट्स से एट द एज ऑफ 30-35, थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमाते हैं। बट व्हेन डज़ द टाइम कम टू शिफ्ट द गियर्स? मतलब 50 के बाद जैसे हम कहते हैं कि हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार क्या पोर्टफोलियो का भी चेकअप करना बहुत ज़रूरी है ताकि अ, हम अपने उम्र के दौर के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकें? तो सर ऐसे 2-3 चीज़ें क्या देखनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए ताकि 50 के बाद वाले लोग अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर सकें? सो मेरे हिसाब से हितेश भाई, आप 25 साल हो या 50 साल हो या 75 साल हो, आपके पोर्टफोलियो को हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मिलाना जरूरी है। कोई आदमी कंजर्वेटिव है तो अनडाउटेबली उसका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव रहना चाहिए। बट भाई, जनवरी 2020 का कंजर्वेटिव अलोकेशन और अप्रैल 2020 का कंजर्वेटिव अलोकेशन जमीन आसमान का फर्क होगा। यस। जनवरी 20 में बाउंसर आ रहे थे, हुक नहीं करता, बॉल को जाने देता, सही शॉट था। अप्रैल 2020 में हाफ बॉल ही आई थी, बल्ला घुमाना जरूरी था, तब जाके रन बनेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो को आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार बदलना चाहिए और मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार भी बदलना चाहिए। अल्टीमेटली ये समझिए कि जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं, सलाद लेते हैं, फरसान लेते हैं, डेजर्ट लेते हैं, स्वाद भी मिलता है और स्वास्थ्य भी मिलता है, बिल्कुल उसी तरह आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है। डेट है, इक्विटी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, और फिर थोड़ी फरसान या डेजर्ट खानी है तो क्रिप्टो भी है, एफएनओ ट्रेडिंग भी है। बट ये पूरा आप कंबाइन करें, संतुलन करें, तब जाके आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बनेगी। तो सर एग्जैक्टली आपने सर जहाँ पर छोड़ा मैं वहीं से आपसे पूछता हूँ कि सर आपने कहा कि एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हम एक थाली खा रहे हैं तो उसमें पूरी की पूरी हम चावल खा रहे हैं या पूरा-पूरा हम सिर्फ दाल पी रहे हैं या सिर्फ हम सब्जियाँ खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एसेट एलोकेशन करना चाहिए, ये तो बात हम सब लोगों के मुँह से सुनते हैं। बट एक आम निवेशक जो कुछ नहीं समझता है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड क्या होता है, उनके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है सर एसेट एलोकेशन अचीव करने का? सो हितेश भाई, अगर आप रईस हैं तो आपको प्राइवेट बैंकर मिल जाएगा, वेल्थ मैनेजर मिल जाएगा। बट अगर आप एक आम निवेशक हैं तो कोई प्राइवेट बैंकर, वेल्थ मैनेजर आपको ये सर्विस नहीं देगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक फंड है कॉल्ड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। कोटक में हम उसे तकरीबन 18 सालों से चला रहे हैं। इसमें फंड मैनेजर मार्केट के अनुसार डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल में निवेश करता है। कुछ पैसा हमेशा डेट में रहेगा, कुछ इक्विटी में रहेगा, कुछ मेटल में रहेगा। बट जहां लगा कि ये मार्केट अच्छा करेगा तो उस मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा देंगे। ये एक आम निवेशक के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। जिस दिन आपकी जेब में पैसा हो, आंख बंद करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको इसे अवधि देना है, बिकॉज भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर आपके लिए असेट एलोकेशन डिसीजन ले रहे हैं। जब तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है तो आपको जीतने का क्या टारगेट है वो नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उन्हें समय दे दीजिए। आज नहीं तो कल तेंदुलकर साहब पिकअप कर लेंगे कौन से बॉल पे चौका छक्का मारना है। इनफैक्ट सर मतलब मैं आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी कि जो आपका कोटक मल्टी एसेट डायनेमिक एफओएफ फंड है जिनका आप 18 साल का विंटेज बता रहे हो, दोस्तों मैं देख करके सरप्राइज था कि एक ऐसा फंड जिसमें आमतौर पर आपको 50% इक्विटी देखने को मिलता है, दिस फंड सिंस इट्स इंसेप्शन हैज एक्चुअली बीटन निफ्टी 50 रिटर्न्स। इट इज सो अमेजिंग। इट्स लाइक कि आप जीतते हुए घोड़े पर आप हर समय दांव लगा रहे हो। और जैसा आपने कहा कि भैया सचिन के सामने मैच छोड़ दो, वो अपने आप जब चौका मारना है मार देगा, जब उसको डिफेंड करना है कर लेगा, और आप टिके रहेगा तो मैच तो कहीं नहीं गया सर, वो तो जीतना ही है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो सर अभी मैंने कुछ नई बातें सुनी थी जिसको लेकर के मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें कि अभी रक्षाबंधन का त्योहार है
एंड अगर हम अपनी बहन को लड्डू की जगह म्यूचुअल फंड गिफ्ट करें तो क्या वो कंपाउंडिंग वाला प्यार नहीं होगा? तो इसको अब हम म्यूचुअल फंड की दुनिया से कैसे संभव कर सकते हैं? सो हितेश भाई, राखी का जो त्योहार है उसमें बहन हमेशा इच्छा करती है कि भाई की सलामती रहे, स्वास्थ्य रहे, सुख रहे। और भाई हमेशा बहन को उस विशेष के लिए दक्षिणा देते हुए एक गिफ्ट देता है। कई फैमिली में गिफ्ट पैसों का कवर होता है, कई फैमिली में गिफ्ट मिठाई होती है, कई फैमिली में गिफ्ट कोई गहना होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट गिफ्ट हमारी बहन के लिए म्यूचुअल फंड होगा, और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप SIP का पहला इंस्टॉलमेंट चालू करके गिफ्ट कर दें और बाद में बहन को समझाए कि तुम्हें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाते हुए SIP को कंटिन्यू करना है। मैं तेरा भाई तो हमेशा तुम्हारे लिए बैठा रहूँगा, बट कल को उठ के भगवान न करे मेरे साथ कुछ हो गया तो ये SIP तुझे सुरक्षितता प्रदान करती रहेगी। इनफैक्ट सर, अभी हमने हाल ही में देखा था जो एम्फी की तरफ से भी एक नया सर्कुलर आया जहां पर कि अगर आज मेरे पास म्यूचुअल फंड में कुछ यूनिट्स हैं तो मैं आउट ऑफ गिफ्ट टू माय ब्लड रिलेटिव मैं आप उनको दे वो सकते भी हैं। दे सकता हूं। तो मैंने तो सोच रखा है कि इस राखी के त्योहार पर मैं अपनी बहन को अपने म्यूचुअल फंड से कुछ हिस्सा जरूर दूंगा। डेफिनेटली, एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि भारत के बाकी सब भाई भी आपसे प्रेरणा लेके अपनी बहन को सुरक्षितता प्रदान करें SIP के जरिए। तो दोस्तों, ये आइडिया बहुत ही यूनिक है। बर्थडे में लिफाफे लेते हो, दिवाली में मिठाइयाँ बांटते हो, वो ज़रूर करो, बट थोड़ा सा कंपाउंडिंग वाला प्यार भी दिखाओ। सर, आपने 30 साल के करियर में कई सरकारों को आते और जाते देखा है, एंड आप सब जानते होंगे कि नीलेश सर इज वेरी क्लोजली वर्किंग विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट भी रहे हो। आपने सर सरकारों को आते जाते देखा है, रिफॉर्म्स भी देखे हैं, बूम भी देखा है, क्रैश भी देखा है मार्केट का। सर, इस सरकार की ऐसी क्या खास बात है जिसको देख करके आपको लगता है कि ये एक अलग दौर है? सो हर सरकार हमेशा यही चाहती है कि देश का भला हो, देशवासियों का भला हो। सवाल रफ्तार का है। यह सरकार एक ऐसी इकोसिस्टम कर रही है कि भारत की टैलेंट अब भारत में रहना पसंद कर रही है। पहले क्या था, अगर आप MBA करें, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, बाहर चले जाते थे बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब ऐसा माहौल बन रहा है कि भारत की टैलेंट भारत में रहने के लिए उत्सुक है। टैलेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आदमी क्या धंधा करेगा। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बनाया है। 2014 के पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था सैकड़ों सालों पे, उसको ऑलमोस्ट डबल किया गया पिछले 11 सालों में। एंड फाइनली टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए कि आदमी धंधा कर सके। आज IPO मार्केट में, बैंक क्रेडिट में, एंजल नेटवर्क में, PVC फंडिंग में हर तरह से कैपिटल अवेलेबल है। देश का और दुनिया का कैपिटल अवेलेबल है। इस सरकार ने एक ऐसा त्रिवेणी संगम किया है जहाँ पे भारत की टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मिला के ग्रोथ की रफ्तार को और तेज गति दे रहा है। पहले दुनिया चलती थी, फिर हम चलते थे। अब चाइना और अमेरिका के साथ हम उस मकाम पे पहुंचे हैं, हम चलेंगे, दुनिया चलेगी। तो सर, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जब हम फिनोमैटिक में अपने सब ब्रोकर्स की जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपका एक बड़ा ही मनपसंद हमारा स्लाइड है जो आप हर महीने मंथली आउटलुक वाले अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते हो, जहां पर बात करते हैं कि 2014 के पहले क्या रफ्तार थी और 24 में क्या रफ्तार है, कितने किलोमीटर रोड बनते थे, रेलवे के फ्रेट का ट्रैवल टाइम क्या था, तो पोर्ट में शिप्स किस समय टर्न अराउंड होते थे, एयरपोर्ट्स पे क्या काम हो रहा है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं। एंड यू हैव राइटली सेड सर कि
इंटेंशन सबके सही हैं, इट्स जस्ट दैट कि इस गवर्नमेंट की गति गति। बहुत अच्छी है। तो सर अब ना मैं आपके साथ में कुछ सर पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगा एंड मैं चाहूंगा कि आप एकदम दिल से जवाब दें और फटाफट जवाब दें इसका, ताकि जो एकदम टॉप ऑफ द माइंड हो सर वो हम समझेंगे। तो सर, वन पर्सनल मनी मिस्टेक दैट यू डिड योरसेल्फ दैट यू स्टिल रिमेंबर। सो जब मैंने कारकिर्दी की शुरुआत की थी 90 के दशक में, मार्केट में अनाप शनाप तेजी थी। मेरे पास पैसे तो कम थे बट लालची हो गया था। तो गांव के पैसे बोरो करके भी मैंने उस मार्केट में निवेश किया और सारे पैसे डूब गए। तो मैंने पहली इनिंग में 0 रन से खाता खोला था। ओके सर। सर अगला सवाल मेरा ये है कि व्हाट एडवाइस विल द करंट मिस्टर नीलेश शाह विल गिव टू द 25-year-old अवतार ऑफ नीलेश शाह? मतलब मैं काफ़ी समय तक म्यूचुअल फंड में रहा, बट फिर 4 साल के लिए बाई साइड से सेल साइड में चला गया। और फिर जब वो गलती रियलाइज़ हुई तो वापस बाई साइड म्यूचुअल फंड में आ गया। तो मैं अगर यंग नीलेश शाह को मिलूँगा तो यही कहूँगा कि वो गलती मत दोहराना। जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उस करियर को क्यों छोड़ना। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अच्छे पैसे तो मिलते ही है काम करने के, साथ में दुआएं भी बटोर सकते हैं। राइट, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को सर बहुत नए लोगों की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है और आपका इंस्पिरेशन लेके बहुत लोग सर इस इंडस्ट्री में ज़रूर आएंगे। सर अगला सवाल मेरा ये है कि सर अगर आप फाइनेंस के फील्ड में चौके छक्के नहीं मार रहे होते तो आप कौन से फील्ड में सेंचुरी कर रहे होते? एक मतलब मैंने जब अपनी जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी गुजर गए और हमारी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा तू अगर क्लास में अव्वल दर्जे पे पास होगा तेरी फीस मैं भरता रहूँगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे और पढ़ाई छोड़ने की बात मत करना। तो एक मतलब देखा है कि कैसे एक टीचर एक पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसे संवार सकता है। तो अगर फाइनेंस के फील्ड में नहीं होता तो शायद टीचर की फील्ड में जाता, टीचिंग की फील्ड में जाता, और जो मेरे ऊपर कर्जा है लोगों का उसे उतारने की कोशिश करता। व्हाट अ नोबल थॉट सर। आई एम श्योर सर आपने उस फील्ड में भी आपने काफ़ी झंडे गाड़े होते, बट वी आर वेरी लकी कि सर इसी फील्ड में हैं और इसी फील्ड में रहेंगे ताकि हम सबका भला होगा। सर अगला सवाल सर, विच इज दैट वन वर्ड दैट यू विल यूज टू डिस्क्राइब अ टिपिकल इंडियन इन्वेस्टर टुडे, आज के दिन पे? आज से तकरीबन 5 साल पहले हमें लोगों को कहना पड़ता था कि मार्केट गिर रहा है बट डरिए मत, लॉन्ग टर्म अच्छा है। शब्द तो वही रहे हैं। अब जब मार्केट गिरता है तो निवेशक हमें कहता है नीलेश भाई डरना मत, लॉन्ग टर्म अच्छा है। तो शब्द वही रहे, डिलीवरी बदल गई है। कर्मा सर, आप हमेशा कर्मा की बात करते हैं और चीजें घूम के आती हैं। तो सर व्हाट्स दैट वन कोट दैट यू कीप रिटर्निंग टू? ऐसा वो आप इतने सारे आपके सर फेमस वन लाइनर्स हैं, ऐसा एक लाइन आप बताओ सर जो कि घूम के आपकी लाइफ में हर दूसरी बार आपको देखने को मिलता है। महाभारत का एक श्लोक है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। I know what is the right thing to do, but I can't follow it. And I know what is the wrong thing to do, but I can't stay away from it. सच और झूठ हर किसी को मालूम है। सच को हम फॉलो नहीं कर सकते, झूठ से तौबा नहीं कर सकते। ये संतुलन बहुत ज़रूरी है। नहीं, वेरी वेल सेड सर। ये दिस आई हैव हर्ड बिफोर और बहुत ही गहरी बात है जो आपने आज ऑडियंस को बताई है। सर आज के ज़माने में विच इज़ दैट वन मोस्ट ओवर हाइप्ड फाइनेंशियल ट्रेंड दैट यू आर सीइंग दैट यू विश वाज नॉट देयर? ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन। हर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग करके वो पैसा बना पाएगा। बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के 2 रास्ते, एक नेपाल से दूसरा चाइना से। चाइना वाला रास्ता दुर्गम है, नेपाल वाला रास्ता कठिन ज़रूर है बट दुर्गम नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह है। लोगों को
दुर्गम रास्ते पे जाना अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे शायद ख्वाहिशें है, ख्वाब है, पता नहीं क्या है। कठिन रास्ता है, उसके ऊपर चल के आप माउंट एवरेस्ट पे पहुँच सकते हैं, बट बहुत कम लोग उस रास्ते पे चलने को तैयार होते हैं बिकॉज उसके रिजल्ट आपको काफ़ी समय के बाद मिलेंगे। तो सर, ये तो आपने बताया कि ट्रेडिंग इज दैट वन ट्रेंड दैट यू फेल्ट शुड बी शुड वी शुड हैव बीन बेटर ऑफ। सर, ऐसा एक ट्रेंड जो लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन लोगों को उस रास्ते पे जाना चाहिए। सो अगेन, कई बार आपको आपकी गलतियों का एहसास होता है बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत समय पहले मैं एक क्लब में गया था, बम्बई के एक सबब में। तो भाषण ख़त्म हुआ, क्वेश्चन आंसर चालू हुए। एक बुज़ुर्ग आदमी दूर से खड़े होके बोले, नीलेश भाई, शेयर बाज़ार जुए का अड्डा है। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिख दिया शेयर बाज़ार बंद कर दे, ये कैसीनो नहीं चलना चाहिए। मुझे पता नहीं चला कि अगर आपको शेयर बाज़ार जुएबाजी लगती थी तो आप आए क्यों। मैं तो शेयर बाज़ार का ही आदमी हूँ। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो एक दूसरे बंदे आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी माई फादर स्पोक टू यू लाइक दिस। तो मैं उनसे कुतूहलवश पूछ लिया कि आपके पिताजी को अगर शेयर बाज़ार जुए का अड्डा लगता है तो आए क्यों। तो इससे, नीलेश भाई, हम लोग चौल में रहते हैं, हमारी आसपास के जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से मार्केट में निवेश करके ऊपर आ गए। मेरे पिताजी को हमेशा यही लगा कि शेयर बाज़ार से दूर रहना चाहिए। अब वो ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी गलती की वजह से हम चौल में रह गए और हमारे बाकी सारे नेबर बाहर निकल गए। अपनी गलती का एहसास उन्हें है बट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और करेक्टिव एक्शन तभी ले पाएंगे जब आप एक्सेप्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं करेंगे, हर कोई गलती करता है। गलती को एक्सेप्ट करिए और करेक्ट करिए। बहुत अच्छी बात बोली सर। अब सर, मैं आपका ज़्यादा समय और नहीं लूँगा सर। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये अंत वाला सवाल होगा सर, कि आज फिनोमैटिक में लगभग 50,000 रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आते हैं। तो अगर मुझे आपकी एक बात इन 50,000 क्लाइंट्स तक पहुँचानी है, what is that one message that you would want to give that kind of completely summarizes and distills your 30 plus years of experience that they should adopt? सो हितेश भाई, हम अपनी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए एक संतुलित आहार खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी। अगर कभी बीमार हुए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे अपने सिम्टम्स बता के वो जो दवाई देता है उसे लेते हैं। दवाई लेते समय सारी दवाई एक साथ नहीं लेते, वहाँ पे SIP करते हैं, सुबह एक, शाम को एक, दोपहर को एक। यही चीज़ आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करना है। पोर्टफोलियो आहार की तरह संतुलित होना चाहिए, डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड। जब आपको कन्फ्यूजन हो तो एक एडवाइज़र के पास जाना चाहिए। जैसे फिनोमेटिक्स में 800 लोग हैं, वह आपके सिम्टम्स पढ़ के, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख के आपके लिए एक फिनेंशियल प्लान करके देंगे। उस फिनेंशियल प्लान को आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट के जरिए आगे बढ़ाना है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ बनती है डॉक्टर की सलाह के अनुसार, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ बनेगी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह के अनुसार। तो सर, इतनी सरल बातें, आपसे बात छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है। आई एम श्योर सर, आज का जो पॉडकास्ट है ना, हमने ना ही मार्केट की बात की, ना ही आगे क्या होगा इसकी बात की। हमने बात की मेरे आपके लाइफ के बारे में, जो कि चाहे एक बंदा वो शायद आपकी वो छोटी SIP 250 रुपए वाली चलाए, चाहे एक बंदा जो 2 करोड़ 5 करोड़ का पोर्टफोलियो रखे। आपने जितनी बातें बोली सर, आज वो सारी बातें उनको ध्यान से सुननी चाहिए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। एंड आपके साथ सर बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर वी विल लव टू होस्ट यू अगेन इन द नियर फ्यूचर, और आपके बताए हुए नक्शे कदम पर हम जरूर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली, थैंक यू।
Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.